हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यह सीरीज आपको कंप्यूटर के लिए समर्पित है और इस सीरीज में आप महत्वपूर्ण कंप्यूटर के सवाल पहले से देखते हुए आ रहे हो। अभी तक हमने आपके सामने 3 वीडियो प्रस्तुत कर दी है और आज इस सीरीज का 4th वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सीरीज का लाभ आपको जितनी भी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं जितनी भी हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, लेखपाल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आरओ, एआरओ, मतलब जहां जहां कंप्यूटर आता है उन सभी में यह वीडियो, यह सीरीज आपको महत्वपूर्ण लाभ देगी। बस आपका एक ही काम है, इस सीरीज को बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज करें और अगर आपके कोई सजेशन आते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण पॉजिटिव मोटिवेशन कोट के साथ। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। याद रखो, समय की कद्र करो और हर दिन समय ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे आपको लाभ ही लाभ मिले। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। A translator for the assembly language to machine language is called। असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के लिए अनुवादक को आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? असेंबलर कहते हो, कंपाइलर कहते हो, इंटरप्रेटर कहते हो या लिंकर कहते हो? मेरे सभी योद्धा इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट करिएगा और जवाब देने की बात करिएगा, फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अब देखिएगा, असेंबली भाषा कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर को आप जानते हैं, हमारे कंप्यूटर में 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक को आप बोलते हो लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर में कितने प्रकार की भाषा होती है? 3 प्रकार की। एक को बोलते हो लो लेवल लैंग्वेज, एक को बोलते हो मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक को बोलते हो हाई लेवल लैंग्वेज। 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं लो लेवल लैंग्वेज में, आपको केवल 2 नाम याद रखने हैं। लो लेवल में 2 नाम याद रखने हैं। एक का नाम तो होगा मशीनी लैंग्वेज, एक को तो आप बोलते हो मशीनी लैंग्वेज, और जो सेकंड है उसका नाम होता असेंबली। क्या नाम होता है? असेंबली लैंग्वेज। ये केवल 2 ही लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा मिडिल लेवल लैंग्वेज में आप सी लैंग्वेज को याद रखते हो। सी एक इतनी ताकतवर भाषा है कि उसके पास लो लेवल लैंग्वेज की भी प्रॉपर्टी है और उसके पास हाई लेवल लैंग्वेज की भी प्रॉपर्टी है। और जो तीसरी भाषा है इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसको अंग्रेजी पसंद है। उसका कोड लिखा जाता है इंग्लिश में। जैसे आपने नाम सुना होगा सी, देखो यहां पर सी भी आएगी, सेम ये यहां पर भी है C++। आपने सुना होगा जावा, डॉटनेट, पाइथन, HTML, XML, XHTML। ठीक है, आप ये जितनी भी भाषाएं हैं इनको आप हाई लेवल लैंग्वेज कहते हो। तो कंप्यूटर में इन भाषाओं को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे असेंबली भाषा को देखो, सबसे पहले जो कोड 0 और 1 में लिखा रहता है, 0 और 1 में कोड लिखा रहता है, उसका नाम तो मशीनी लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज का दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज भी है। और हमारा कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 समझता है। जब वो 0 एंड 1 समझता है तो इसके लिए हुआ क्या? इसके लिए आप लोगों को यहां पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इस 0-1 को तो मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। अगर वो असेंबली में कोड लिखा है तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला वो जो ट्रांसलेटर है, उस ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा? असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहीं पर जो बात है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये भी ट्रांसलेटर हैं। बट कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का ध्यान देना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीनी लैंग्वेज में। ध्यान देना है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन? कंपाइलर। और पूरी लाइन को एक साथ कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन। ये याद रखना है, लाइन बाय लाइन। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, ये बात याद रखना। और जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट कैसे? लाइन बाय लाइन नहीं, एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर को ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर किसको करता है? देखो, कंपाइलर पूरा पेज, वापस सुनो, कंपाइलर होल प्रोग्राम एट अ टाइम। ध्यान दो, वापस सुन लो जिससे कि दिक्कत ना हो। कंपाइलर की बात क्या है, कंपाइलर कैसे काम करता है, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैं
यहां पर आपके सामने बोल भी देता हूं। कंपाइलर एक ऐसा क्या है, ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को, लाइन नहीं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, होल प्रोग्राम एट अ टाइम। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर की कहानी क्या है, इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन। मैंने यहां पर उल्टा बोल दिया था, कंपाइलर करता है होल प्रोग्राम को एक साथ, जबकि इंटरप्रेटर कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। तो बस कंप्यूटर में 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं, तीनों मैंने समझा दिए हैं। तो उस तरीके से सवाल का जवाब तो ए ऑप्शन बन जाता है। मुझे पक्का विश्वास है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, वेयर इज इंडियाज सुपर कंप्यूटर परम इज लोकेटेड। हमारे देश का जो सुपर कंप्यूटर है परम, वो कहां पर लोकेटेड है। सवाल ये है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहां स्थित है, चेन्नई में, बेंगलुरु में, पुणे में या कोलकाता में। हमारे देश के अंदर जो परम है, परम 8000, जिसका फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। क्या नाम है, पैरेलल मशीन। ये कहां पर है, तो आपको याद रखना होगा पुणे में है, क्योंकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, परम। क्या नाम था, परम। और परम 8000 इसका कोड वर्ड था, और इसको कहां पर लगाया गया था, सीडेक पुणे। कहां पर, सीडेक पुणे में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे, यहां पर इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 1998 का समय है। तो पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर की बात करोगे तो किस मुल्क के पास है, तो आप बताओगे यूएसए के पास है। ठीक है, विश्व के सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर यूएसए के पास है। ठीक, इस तरीके से आपने सवाल का जवाब दिया। अब हम यहां पर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक्सपेंशन ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, यह दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया। आरडीबीएमएस क्या है, तो आप लोगों को जवाब देना होगा डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, लेकिन आरडीबीएमएस किसको बोलते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या जवाब आएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कोई एग्जांपल आपसे पूछ ले तो आरडीबीएमएस के एग्जांपल क्या बताओगे आप। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा माई एसक्यूएल। क्या नाम सुना है, माई एसक्यूएल। या यहीं पर आपने नाम सुना होगा, यहीं पर DB2, डेटाबेस 2, या यहीं पर एक वर्ड होता ओरेकल, आपने ये भी सुना होगा ओरेकल। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कभी कभी आप कोई ट्रेन टिकट कराते हो, ठीक है, ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, या आप कहीं मूवी देखने जाते हो उसका टिकट बुक करते हो, आप अपने मोबाइल से जब टिकट बुक करते हो तो वो डेटा उस पर्टिकुलर जो जिसका टिकट आपने बुक किया वहां पर भी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब वो डेटा और आपके मोबाइल में डेटा लिंक है, तभी तो वहां पहुंचा है। ऐसे डेटाबेस को क्या बोलते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म हो गई, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मैंने छोटी सी क्लास रखी है केवल 10 सवालों की, लेकिन ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लाभ देगी। इसका लाभ आपको उठाते चलना है। वेरी गुड, वेल डन, लगातार लगे रहें। सभी आपके अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Dash is a program that plays program into memory and prepare them for execution। वो कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। आप सबको मालूम होना चाहिए, मेमोरी की बात जब यहां होती है इसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी बोलता है ना मेमोरी में रखते हैं, तो मेमोरी का मतलब यहां रैम है। अच्छा, हमेशा यह भी ध्यान देना है, जो बात होती है कंप्यूटर में वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम के अंदर ये बात चलती रहती है। ठीक है, ये बात चलती रहती है। सीपीयू और रैम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसको याद रखना, सीपीयू ऑलवेज कम्युनिकेट विद रैम। और रैम में जो डेटा रखा जाता है वह कौन सा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है। और यहां पर जो डेटा रखा जाता है उसे कौन रखता है, लोडर रखता है। लोडर यहां पर डेटा लोड करता है। जब डेटा यहां पर आ जाता है तो इस डेटा को उठा के कहां रख दिया जाता है, सीपीयू में, और सीपीयू इसे एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करके वापस रैम पे रख देता है। यह प्रोसेस होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछने लगे रैम में डेटा कौन सा सॉफ्टवेयर रखता है, तो क्या बताओगे, लोडर रखता है। यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हो, एक को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हो, एक को आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हो। तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें लोडर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, प्रोग्राम को रैम में लोड करता है। यह इसका मुख्य काम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या बनता है, सी जवाब। वेरी गुड।
प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम। अब देखो इससे पहले तो रैम में गया था, अब पहुंचता है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कोल्ड। रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, उससे आप क्या कहते हैं? हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो, जिसे आप बूटिंग बोलते हो, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है जो हमारी ये रोम है, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उनको आप क्या बोलते हो? फर्मवेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? फर्मवेयर। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज फर्मवेयर। ये आप लिख लेना इस बात को, जो प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होते हैं उसे आप फर्मवेयर कहते हैं। अगर ये कंप्यूटर की थ्योरी भी पढ़ना है आपको, अगर कंप्यूटर की थ्योरी भी पढ़ना है एमसीक्यू के साथ साथ, तो मैंने पूरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से उन वीडियो का लाभ उठा सकते हो। आपका बेसिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पर जाना होगा और वहां से इस वीडियो का लाभ पर सारी प्रकार की थ्योरी है, आप पढ़ के देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? फर्मवेयर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बग इन अ प्रोग्राम इज एन। बग किसे बोलते हैं? बग का मतलब होता है एरर। एरर का इसका तीसरा नाम क्या होता है? ग्लिच। बग, एरर और ग्लिच, ये कंप्यूटर में एरर के ही 3 अलग अलग नाम हैं। तो वो क्या कह रहा है? किसी प्रोग्राम में जब बग आता है उसे क्या कहते हैं? मतलब हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई हमसे मिस्टेक हो गई, तो उसे आप क्या कहते हो? एरर कहते हो। क्या कहते हो? एरर कहते हो। तो मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर थ्योरी मैंने बताया पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइकन डैश आर कमांड्स। आइकन कैसे कमांड होते हैं बताइएगा। आइकन का मतलब है जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल या सॉफ्टवेयर जैसे आप लैपटॉप में खोलते हो, तो जब आपको आइकन दिखते हैं, तो आइकन का मतलब जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइक्लिंग बिन दिखते हैं ना, वो आइकन होते क्या हैं? वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मतलब वो तो पिक्चर होती है, मतलब मूर्तियां होती है, उसी को तो आप क्या कहते हो? आइकन। तो आइकन क्या है? पिक्चर है। और कमांड्स, आइकन कैसे कमांड होते हैं? एक पिक्टोरियल कमांड होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके जो प्रोग्राम आप खोलना चाहते हो वो खुल जाते हैं। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमएस डोस एक्सटर्नल कमांड। एमएस डोस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था एमएस डोस। विंडो आपने सुना होगा, विंडो इसके बाद आता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डोस था। ठीक है, जो कैसा सॉफ्टवेयर था, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था? कमांड बेस्ड था। CUI कमांड यूजर इंटरफेस था। उसमें हर काम कराने के लिए हमें कमांड लिखनी होती थी, और इस ड्रॉबैक को दूर करके विंडो आता है जिसमें हमें आइकन दिखते हैं। तो यहां पर वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमएस डोस एक्सटर्नल कमांड। एमएस डोस की एक्सटर्नल कमांड क्या हुआ करती थी? तो उसको बोलते थे फॉर्मेट। क्या बोलते थे? फॉर्मेट। और ये इसकी इंटरनल कमांड है, ये इसकी इंटरनल कमांड है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जो लास्ट ईयर जो जितनी भी पहले परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके सामने लेके आया था, आप ये पढ़ रहे। लेकिन अब क्या है, एमएस डोस विलुप्त हो चुका है, अब इसका कोई बड़ा लाभ नहीं है, इसको तो केवल अपने दिमाग में बैठा लो बस। क्या कहेंगे? फॉर्मेट कमांड एक्सटर्नल है, बस इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। अब जो किसी का एड्रेस होता है, एड्रेस जैसे आप अपने घर के, अपने मकान का एड्रेस बोलते हो, आप बोलते हो जिस सिटी में आप रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, मकान का नंबर, गली का नंबर, ऐसे ही एड्रेस में ये सारी बातें होती हैं। जब कंप्यूटर में आप रैम वगैरह का एड्रेस देखते हो तो उसमें सारी बातें होती हैं। सीपीयू कहां पर, किस लोकेशन पर बात करेगा, तो उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस होता है, बेस रजिस्टर का एड्रेस होता है और इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस होता है। इन समस्त रजिस्टरों के एड्रेस को आप क्या बोलते हो? एड्रेस का नाम के नाम से पहचान देते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, अ डैश इज एन इनपुट डिवाइस विच, ये सीजीएल का सवाल है। सीजीएल मीन्स a dash is an input device which is used for converting picture, map and drawing into digital form for storage in computer। एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को अंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर में भंडारित किया जा सके। आप सभी को पता है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कितने ही प्रकार की होती है। जैसे अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात बताऊं, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ठीक है, स्कैनर, आपने सुना होगा
डिजिटाइजर, तो यहां पर ये डिजिटाइजर की बात कर रहा है। डिजिटाइजर का मतलब क्या होता है, वो हर चीज को डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसे कंप्यूटर में फिर स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां डिजिटाइजर, जैसे आपने सुना होगा ओसीआर, ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहां पर ओएमआर का नाम सुना होगा, ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और MICR जो चेक पर होता है, मीका कोड बोलते हो उसको, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कोड होते हैं 3, 1 2 3, जैसे मैं 1 2 3, ये तीनों भी इनपुट डिवाइस हैं, परंतु जो क्वेश्चन का जवाब है वो क्या आएगा, डिजिटाइजर। मुझे पूरा विश्वास है, छोटी सी क्लास है, 10 सवालों की श्रृंखला थी, इससे जरूर आपको लाभ मिला होगा। आगामी जितनी भी क्लासेस होंगी मैं छोटी छोटी जानकारी आपको देता रहूंगा, इन सभी सीरीज का लाभ उठाइएगा। और अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं इस महत्वपूर्ण पॉजिटिव कोट के साथ। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। आपको लगातार ज्ञान अर्जित करते जाना है और अपनी सफलता के लिए एवरी डे एक स्टेप आगे बढ़ना है, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।